वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्या? कल से आगे कल हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जाना। आज हम जो है अकाउंट्स में जो बेसिक वर्ड्स हैं वो किस तरह से होते हैं, कौन से बेसिक वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, तो वो देखेंगे। आपने देखा होगा किसी शॉप के बोर्ड पर, जो किसी दुकान के ऊपर बोर्ड लगा रहता है, ये दुकान का नाम लिखा है, वो क्या सेल कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं वो लिखा रहेगा, और नीचे लिखा रहेगा प्रो। ये ज़रूर देखा होगा आपने। और ये प्रो की मीनिंग फिर क्या है? तो यहाँ इस प्रो की मीनिंग प्रोफेसर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो इस प्रो की मीनिंग ये है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर या इसको हिंदी में कहते हैं व्यवसाय का स्वामी या व्यवसाय का मालिक। क्लियर है ये? तो जब भी इस तरह से आप बोर्डिंग पे उनके शॉप के ऊपर प्रो लिखा है, मतलब उस व्यवसाय के मालिक का नाम। ठीक है। फिर हाँ, और यदि मान लीजिए कहीं वॉल पेंटिंग की गई और कॉर्नर पे लिखा है पे, तो यहाँ पे की मीनिंग क्या है? पेंटर। क्या मीनिंग है? पेंटर। तो ये पेंटर का नाम लिखा होगा और ये प्रोप्राइटर यानी व्यवसाय के स्वामी का नाम। चलिए और देखिए, पुराने समय में आपने देखा होगा जो कैलेंडर्स वगैरह होते हैं, हालांकि आजकल इस तरह के कैलेंडर थोड़ा कम ही देखने में मिलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कैलेंडर के बॉटम साइड नीचे की तरफ लिखा रहता है मेसर्स। क्या लिखा है? मेसर्स। या फिर हिंदी में मे बना के ऐसा पॉइंट और फिर उसके बाद में व्यवसाय का स्वामी, या फिर इंग्लिश में M/S। तो ये मेसर्स। क्या मीनिंग इसकी? मेसर्स। अब यहाँ पर ये मेसर्स है तो वो मीनिंग क्या? तो मेसर्स का अर्थ है सर्वश्री। सर्वश्री या फिर श्रीमान या फिर श्रीमानों का समूह। अब जैसा आप जानते हैं कि श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है धन, लक्ष्मी, संपत्ति। तो जिसके पास में श्री, उसका मान, उसका सम्मान और वही श्रीमान। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये श्रीमान, और फिर उसके बाद में आपके होर्डिंग पर या जो आपका बोर्ड है उस पर ये सब लिखा जाता है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक की मीनिंग क्या है? स्टॉक को हिंदी में स्कंद या फिर रहतिया भी कहा जाता है। स्कंद या रहतिया, ये मीनिंग है स्टॉक की। अब देखें, व्यवसाय का स्वामी घर से, अपने घर से जो गुड्स, जो वस्तु लेकर आता है वो कहलाती है स्टॉक। यदि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट करने से पहले उसने कुछ गुड्स जो पहले से खरीद के रखी हुई है, महीने 2 महीने पहले, 15 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, और जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन वो बिजनेस प्लेस पर वो गुड्स लेकर आ रहा है, तो उसे कहते हैं स्टॉक। और जो खरीद रहा है वो परचेजेस, बिजनेस प्लेस पर आने के बाद में जो खरीद रहा है वो गुड्स की परचेजिंग हो, दैट मीन परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अच्छा, अब स्टॉक भी यदि देखा जाए तो डेट वाइज जो है, तिथि के आधार पर एक होता है ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया, ये वर्ष के शुरू में, और यही मान लीजिए अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है तो इसे हम कहते हैं क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री, आगे आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंट में इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हैं। सो यदि क्लोजिंग डेट है, सपोज बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 31 मार्च को क्लोज होगा। तो 1 अप्रैल में क्या कहला रहा है वो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान बहुत सारा आपने जो है क्रय किया। अब सिर्फ क्रय तो करेंगे नहीं, सेल्स भी करेंगे, विक्रय भी करेंगे। तो आपने गुड्स को जो है बेचा, ओपनिंग स्टॉक था वो प्लस परचेज दोनों का एक साथ, और उसका जो सेल्स किया। फाइनली डेट 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, जब 12 मंथ्स कंप्लीट हुए, तो जो अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यदि 31 मार्च को, तो एक दिन के बाद यही कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। ऐसा तो नहीं होगा कि अनसोल्ड गुड्स बचा था इसको अलग कर देंगे, बाहर फेंक देंगे शॉप के बाहर, और नए दिन नई शुरुआत, और ओपनिंग डेट से आपका 1 अप्रैल से नए गुड्स परचेज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एक दिन के बाद ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। क्लियर है ये? चलो और देख, इसी में आगे और देख लें आप। यदि जीवंतता के आधार पर, जीवितता के आधार पर देखा जाए तो एक है लाइव स्टॉक और दूसरा कहलाएगा डेड स्टॉक। लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक। अब लाइव स्टॉक यानी क्या? बिजनेस में एनिमल्स, जानवरों की भी ज़रूरत होती है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बिजनेस में इस तरह से जानवरों की ज़रूरत होती है, तो वो कहलाता है आपका लाइव स्टॉक। या फिर यदि मान लीजिए जो क्लोजिंग डेट पे, जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक था, ये लाइव स्टॉक है जीवंतता के आधार पर, तो फिर डेड स्टॉक क्या है? डेड स्टॉक वो स्टॉक है जो लाइव स्टॉक नहीं है। क्लियर है ये? चलिए आगे देखें। ये हो गया आपके स्टॉक। फिर इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि बिजनेस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली अकाउंटिंग में। क्योंकि ये बड़ा सा एज्यूम्पशन, ये मान्यता आपको अपने मन में रखनी है, ऐसा मानना है कि हाँ ऐसा होता है। चलिए, ये है प्रोप्राइटर्स हाउस, यानी कि व्यवसाय के स्वामी का घर, और ये है बिजनेस प्लेस, व्यवसाय स्थल। और यहाँ पर हमारे अकाउंटेंट साहब बैठते हैं। तो ये है लीगल पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट। ये जो अकाउंटेंट मतलब वही जो लेखा से संबंधित का लेख है, जो कि कर रहा है वो अकाउंटेंट या लेखापाल, ये उनकी लीगल पोजीशन है। वो कहाँ पर बैठेंगे? वैधानिक रूप से इस व्यवसाय स्थल पर। प्रोप्राइटर के घर में जाके वो अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कभी कभार जा सकते हैं, कुछ यदि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में डिस्कस करना हो, अदरवाइज यदि लीगल वाइज देखा जाए तो उनकी पोजीशन कहाँ पर है? बिजनेस प्लेस पर। प्रोप्राइटर साहब ने किसी पर्टिकुलर डेट को बिजनेस स्टार्ट किया, तो अपने साथ में क्या लेकर आएंगे? वो कैश। क्लियर है ये? साथ में जब वो गुड्स लेके आते हैं घर से, तो उस गुड्स को क्या कहते हैं? स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक। फिर और क्या लेके आ सकते हैं? मशीन है या किसी प्रकार का फर्नीचर है। सो दीज काइंड्स ऑफ आइटम्स आर टू बी कॉल्ड असेट्स, या एसेट्स भी बोलते हैं, संपत्ति। अब आपको अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में संपत्ति को प्रॉपर्टी नहीं कहना है, आपको क्या कहना है? असेट्स या एसेट्स। चलिए, तो ये कुछ असेट्स भी लेके आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये साथ में चूंकि कैपिटल पूंजी लगा रहे थे,
तो इनको 1 वर्ष के बाद में अकाउंटेंट साहब जो है क्या देंगे, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, क्योंकि ये माना जाता है कि व्यवसाय का स्वामी ये कहता है कि यदि ये पैसे मैं बिजनेस में नहीं लगाता, बैंक में रखता या कहीं इन्वेस्ट करता तो बदले में मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट ये व्यवसाय से, अपने ही व्यवसाय से लेते हैं। तो यहाँ पर ये इनके लिए यदि देखा जाए तो आपको थ्योरी क्या याद रखनी है कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व होता है। बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटी या लीगल एंटिटी। इज इट क्लियर? मतलब अकाउंटेंट साहब जो है पूरा हिसाब किताब करेंगे और उसके बाद में वर्ष के अंत में या जब भी बीच में कभी रिक्वायरमेंट्स हो तो इनको एक प्रोप्राइटर को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में प्रॉफिट। और यदि लॉस हुआ तो लॉस के विषय में भी, हानि के विषय में भी वो बताएंगे। क्लियर है ये? अच्छा, अब इन्हीं अकाउंटेंट साहब की थोड़ी सी आप लीगल पोजीशन पर देखें। अकाउंटेंट साहब तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लियर है ये, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं उस बिजनेस प्लेस पर भी हो रहे हैं। मान लीजिए ये बिजनेस प्लेस पूरा व्यवसाय स्थल है, अकाउंटेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे गुड्स के माल का क्रय विक्रय, यहाँ पे क्रय हो रहा, मान लीजिए यहाँ विक्रय हो रहा है, तो अकाउंटेंट साहब को तो एक अलग से रूम में बिठा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे पैसे का लेन देन है। आपने देखा होगा जैसे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं जो कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए एक अलग केज बना दी जाती है ना, एक पिंजड़ा नुमा जो रहता है वहाँ पर वो बैठते हैं। तो उसी तरह अकाउंटेंट को तो अलग कमरे में बिठा दिया गया। फिर उन्हें कैसे पता चलता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो चुका है, ये उन्हें किस बात से पता चले? तो आप देखेंगे भाई बनी सी बात है, इसके लिए अकाउंटेंट साहब ने या प्रोप्राइटर ने जगह जगह पर सीसीटीवी तो लगवा के नहीं रखे। और चलिए यदि इस बिजनेस प्लेस पर उन्होंने सीसीटीवी लगा दिए, अकाउंटेंट साहब फिर सीसीटीवी देखेंगे कि अकाउंटिंग करेंगे? वो अपना हिसाब किताब लिख रहे होंगे कि वो सीसीटीवी ही देख रहे होंगे? संभव नहीं है। और चलिए किसी भी तरह मान लें कि वो इस बिजनेस प्लेस पर संभव हो जाए, लेकिन जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, वित्तीय व्यवहार, आर्थिक व्यवहार हैं, जो वस्तु संपत्ति का क्रय विक्रय, लेन देन है पैसे का, वो तो इस व्यवसाय स्थल से बाहर भी हो रहा है। मान लीजिए जो बिजनेस के जो ट्रैवलिंग एजेंट हैं, जो ट्रैवल करते हैं और उसके बाद में ऑर्डर लेके आते हैं, वो तो शहर से दूर हैं। फिर क्या अकाउंटेंट साहब के पास में दिव्य शक्ति है क्या कि वो देख लें कि कहाँ कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है? ये भी संभव नहीं। तो फिर अकाउंटेंट को ये कैसे पता चले कि दैट की ट्रांजैक्शन इज़ ओवर, ट्रांजैक्शन जो है वो ओवर हो चुका है? तो अब आप देखेंगे ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, या आप में से जिनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स यदि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वैसे तो सभी ये यूज़ कर सकते हैं, शब्द पे किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन्होंने घर पे एक आध बार ज़रूर कहा होगा कि जो ऑफिस में डीलिंग क्लर्क हैं उनसे वाउचर बिल लेना है या वाउचर से संबंधित कोई कार्य कराना है, तो ये है वाउचर, ये बाबूचर नहीं है, क्या है? वाउचर। इस तरह से यदि आप उसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे इसको हिंदी में भी लिख दे रहे पहले, हिंदी में इसको कहते हैं प्रमाणक। क्या कहते हैं? प्रमाणक। अब ये ऑडिटिंग में है ये थ्योरी पूरी वाउचिंग की। अब ये प्रमाणक क्या, वाउचर क्या? तो आपने देखा होगा यदि मान लीजिए आप कहीं से कुछ गुड्स परचेज करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आपको जो नीले हरे पीले रंग की वो पर्चियाँ कैश मेमोज मिलते हैं, ठीक है, ये कैश मेमो ही वाउचर का काम करते हैं। या जहाँ पर एक इस प्रकार का प्रमाण जहाँ पे ये दर्शा रहा हो
कि कोई भी वित्तीय व्यवहार किया गया है, आर्थिक व्यवहार किया गया है, वो वाउचर या प्रमाणक कहलाता है। अकाउंटेंट साहब के पास में, अकाउंटेंट साहब के रूम में ये प्रमाणक पहुंचा दिए जाते हैं और बस फिर उसके बाद में जो बाकायदा उनको सिस्टम वाइज जो है एक के ऊपर एक है, जैसे भी डेट वाइज वो सेट करना चाहें वो रखते हैं और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्लियर है ये? यानी अकाउंटेंट साहब अपने रूम में बैठे हुए हैं, उन्हें बैठे बैठे ही सब कुछ जो है वो उस वाउचर बिल से पता चलता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चुका है। किसी की वो बातों में नहीं आएंगे। वो ये नहीं कि यदि दो व्यक्ति आपस में ट्रांजैक्शन कर उन्हें पता चला कि अरे उन्होंने तो 50,000 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया और वहाँ उन्हें पता चला या जो प्यू ने उसने आके बताया कि साहब वो तो देखिए उन्हें तो 50,000 रुपये का अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया अपने आप पे और अकाउंटेंट सामने खट से बैठ के लिख लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक कि उनके पास में प्रमाणक ना हो। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आगे देखिए, अब यहाँ पर ये सब वाउचर हो गया, अकाउंटेंट साहब हो गए, लेखापाल हो गए। फिर कुछ बातें और, अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ आर्थिक व्यवहार का लेखा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वित्तीय व्यवहार या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, इसके अलावा नहीं। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये कहाँ के, ये जो कॉमर्शियल पर्पस से या प्रोफेशनली यदि हो रहे हो, डोमेस्टिक पर्पस से यदि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी अकाउंटिंग जनरली हम नहीं करते। क्या कहाँ का, यदि मान लीजिए डोमेस्टिक पर्पस से हो रहा होगा तो कब बहुत ज़्यादा हुआ तो जब हम आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे जो एडवोकेट्स हैं या सीए साहब हैं, जब वो बोलते हैं कि भैया इसका हिसाब किताब थोड़ा लिख लेना कि कहाँ कैसा आपने ख़रीदा बेचा, तब हम उसका थोड़ा बहुत हिसाब लिखते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या आपने घर पे ऐसा देखा कि यदि मान लीजिए आपके घर पर वॉशिंग मशीन आई तो घर में फैमिली का एक मेंबर जो बैठे हुआ है उसकी जर्नल एंट्री करने के लिए, और वॉशिंग मशीन आई और खट से उसने एंट्री की वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यदि पेमेंट मान लो चेक से हुआ है, डीडी से हुआ, देन वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ऐसा हम देखते हैं घर पे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो ट्रांजैक्शंस है, वित्तीय व्यवहार का लेखा जोखा करना है, वो कहाँ पर हो रहा है? जो कॉमर्शियल पर्पस से यदि कोई व्यवसाय है उसके अंतर्गत हो या फिर कोई प्रोफेशनली पर्सनस हो तो वहाँ पर। चलिए अब आगे देखें कि हम एंट्रीज किस तरह से, या हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है वो किस तरह से चलेगी, कैसे आर्थिक व्यवहार हम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक यूज होता है वर्ड जर्नल। इट्स जर्नल नॉट जनरल। ये जनरल नहीं है, ये क्या है? जर्नल। अब देखिए, इस जर्नल को हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजनामचा। ठीक है, या फिर और क्या कहते हैं? इसको हिंदी में पंजी भी कहते हैं। ये वो पंजी दस्सी पुराने वाले कॉइन्स वाली पंजी नहीं है, ये पंजी जिसमें आप पंजीकरण कर रहे हैं, जिसमें लिख रहे हैं, ये पंजी। या फिर नकल बही भी कह देते हैं। क्यों नकल बही कहते हैं? क्योंकि एक प्रकार की एक ऐसी बही है जिसके आधार पर आगे आपको ट्रांजैक्शंस जो है, जैसे जर्नल है तो उसके बाद लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, बैलेंस शीट है, तो ये सब उसके आधार पर ही बनाए जाते हैं, इससे नकल कर करके, इससे देख देख कर, इसलिए इसको नकल बही भी कहते हैं। अब ये जो जर्नल है इसकी यदि आप मीनिंग देखें, वर्ड्स की मीनिंग देखें कि क्या है, तो आप देखेंगे कि ये दो शब्दों से बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जर। क्या है? जर, जिसका अर्थ है डेली, या आप पहले कह सकते हैं डायरी। जर का अर्थ क्या है?
डायरी, ये फ्रेंच वर्ड से बना है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज नल, ये नल की मीनिंग हमारे ये जो किचन और वॉशरूम के नल से बिल्कुल नहीं है। नल की मीनिंग क्या है? डेली, क्या है? डेली। तो डेली डायरी फ्रेंच वर्ड किससे बना है? जर से। कौन से शब्द है ये? फ्रेंच शब्द, फ्रेंच भाषा के। अब फ्रेंच वर्ड क्यों ले लिया? तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि जो लूकोस पेसियोली थे बेसिकली कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ पर आए? इटली में। और उसके बाद इन्होंने जो है बुक लिखी, तो बनी सी बात है असर तो करेगा, प्रभाव तो होगा शब्दों का, तो इसलिए ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जर। जर की मीनिंग क्या है यहाँ पर? डायरी। नल की मीनिंग क्या है? डेली। तो डेली डायरी या फिर रोज नामचा या फिर पंजी या फिर नकल बही। तो सबसे पहले हम एंट्रीज इसी जर्नल में करते हैं। जर्नल में क्या होता है? एंट्रीज होती हैं, और लेज़र में क्या होता है? पोस्टिंग। जर्नल में क्या होता है? एंट्री मतलब प्रविष्टि। लेज़र यानी खाता बही में क्या होगी? पोस्टिंग यानी खतौनी। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं जर्नल से। हालांकि आपको बता दें कि जर्नल के पहले भी एक बनती है जिसे कहते हैं रफ बुक या मेमोरेंडम बुक, ठीक है। मतलब पहले हमने रफ में कहीं लिखा, फिर जर्नल में लिखा या जर्नल पे एंट्री कर रहे हैं, तो मेमोरेंडम बुक को भी आप मान सकते हैं कि शुरुआत वहाँ से। तो यहाँ पर जर्नल में करने के बाद बनता है लेज़र। जर्नल के बाद क्या आ जाएगा? लेज़र। लेज़र के बाद में यदि आप देखें तो ये कहलाती हैं सब्सिडायरी बुक्स या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं इसको, सहायक बहियाँ। और कैश बुक भी इसी का पार्ट है, कैश बुक्स, ठीक है। चलिए, जर्नल, लेज़र, सब्सिडायरी बुक्स या सहायक बहियाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा? तो नेक्स्ट बनेगा इससे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट या फिर परीक्षा सूची, ये ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद यदि मान लीजिए आपकी फर्म में या आपकी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, निर्माण से संबंधित कार्य ज़्यादा होता है, परचेजिंग थोड़ी कम होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। तो नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसे हम निर्माण खाता भी कहते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इसका पता चलता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यदि कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा? इससे आप फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड फाइनली बैलेंस शीट, या इसको B/S से भी शो करते हैं, बैलेंस शीट, स्थिति विवरण ये भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थिति विवरण या अवस्था विवरण भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब वर्किंग, ये किसको कहते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स। और ये वर्किंग कहलाती है अकाउंटेंसी, लेखाकर, ठीक है। कौन सा? ये मैन्युफैक्चरिंग वाला, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट, ये सब कहलाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स की वर्किंग कहलाती है अकाउंटेंसी या लेखाकर। तो फिर क्या? जर्नल, लेज़र, सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस तक की जितनी भी क्रिया एक्टिविटीज़ हैं उसे कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, पुस्तपालन या बही खाता। ध्यान रखिए, बही खाता और खाता बही शब्दों का हेरफेर है, आगे पीछे हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। बही खाता मतलब क्या है? पुस्तपालन। बही खाता मतलब क्या? पुस्तपालन और या बुक कीपिंग। और या खाता बही क्या है? लेज़र। अच्छा, इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, बल्कि दो कहें, कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। जहाँ पर भी
बही खाते का कार्य या बही खाता क्रिया जो है समाप्त होती है, वहाँ लेखा कर्म स्टार्ट होता है। वेयर बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। और आगे आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, वेयर अकाउंटेंसी एंड्स देन ऑडिटिंग स्टार्ट्स। जहाँ पर लेखा कर्म समाप्त होता है, वहाँ ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण प्रारंभ होता है। ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर यानी सर्टिफाइड ऑडिटर मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जहाँ पर भी लेखा कर्म समाप्त हुआ, ऑडिट करना मतलब परीक्षण करना कि हिसाब किताब में कोई हेर फेर तो नहीं है या सब कुछ सही है कि नहीं, तो वो काम कौन करेगा? सीए। इसलिए बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटेंसी स्टार्ट्स, अकाउंटेंसी एंड्स देन ऑडिटिंग स्टार्ट्स। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये सारी बातें, ये आपके इसको अकाउंटिंग साइकिल या फिर लेखांकन चक्र भी कह सकते हैं। आ रहा समझ में? चल, अब यहाँ पर जर्नल में हम एंट्रीज किस तरह से करते हैं या जर्नल के फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल किससे बना है? फ्रेंच वर्ड जर से। किससे बना है? जर से। जर की मीनिंग क्या है? तो जर की मीनिंग है डायरी। और नल की मीनिंग क्या है? तो नल की मीनिंग है डेली। तो डेली डायरी मतलब जर्नल, इट्स जर्नल। यदि मैं हिंदी में लिख के बताऊं आपको तो इस तरह से देखिए, ये है जर्नल। अच्छा, आपने देखा होगा कोई यदि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं तो कहते हैं ना उनका पेपर जो है, या यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने देखा होगा जो रिसर्च स्कॉलर्स रहते हैं, कहते हैं हमारे जर्नल में पब्लिश हुआ, तो वो भी है। लेकिन इस जर्नल की मीनिंग यहाँ वही नहीं जो अकाउंटेंसी वाली। तो जर्नल ये क्या है? जर्नल। कौन सा? जो हम अकाउंटेंसी में स्टार्ट कर अकाउंटेंसी में लिख रहे हैं। और एक है जो शॉप के ऊपर लिखा रहता है, वो ये है जनरल। क्या है? जनरल। तो ये जर्नल है और अकाउंटेंसी में हम इस जर्नल का उपयोग करते हैं, जनरल का नहीं। क्लियर है ये? चलो, तो ये आपकी अकाउंटिंग साइकिल है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल में एंट्री कैसे होती है, जर्नल के फॉर्मेट क्या है, वो आपको बताएं। चलिए सर, ओके, थैंक यू।